और अब मैं आपको दिखाता हूं उत्तर प्रदेश में एक्शन क्या हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा के अंदर ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, वो रह नहीं पाएगा। इस ऐलान के 12 घंटे बीते और रुझान तस्वीरें आने शुरू हो गई। घुसपैठियों को यूपी से बाहर करने के लिए, घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक्शन तेज है और ये उसी एक्शन की तस्वीरें हैं। दिन और रात लगातार घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, जबकि ट्रेन से जो दिल्ली जा रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, जबकि फर्रुखाबाद की सड़कों पर भी यही ऑपरेशन टॉर्च नजर आया। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं उस पर तुरंत एक्शन होता है। एक्शन भी ऐसा जो मिसाल बन जाती है। सीएम योगी ने कल दोपहर विधानसभा से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को यूपी छोड़ने की फाइनल वार्निंग दी थी। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। जैसे ही योगी ने घुसपैठियों को अल्टीमेटम दिया, उनकी फोर्स मिशन में जुट गई और कुछ ही घंटों बाद कानपुर में चलती ट्रेन से 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोच लिया गया। वहीं फर्रुखाबाद में भी रात भर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया। कानपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी रोहिंग्या ट्रेन से सफर कर रहे थे। आरपीएफ की टीम ने संपर्क क्रांति में चेकिंग के दौरान जनरल कोच से 3 संदिग्ध पकड़े। तीनों से पूछताछ की गई तो गोलमोल जवाब देने लगे और जब उनकी पड़ताल हुई तो तीनों रोहिंग्या निकले। इनके नाम इकबाल, जुबैर और रूबिया हैं, जो असम से दिल्ली जा रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों ने कुछ महीने पहले बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की थी। अब इन रोहिंग्याओं से आईबी, एटीएस और एलआईयू की टीम पूछताछ कर रही है। एक तरफ योगी फोर्स चलती ट्रेन में अवैध घुसपैठियों की तलाश कर रही है तो दूसरी तरफ सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया भाग न पाए। फर्रुखाबाद में देर रात योगी फोर्स ने चेकिंग अभियान चलाया और हर बस ट्रक की तलाशी ली। यानी यूपी में घुसपैठियों पर डबल एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध बांग्लादेशी न उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं न भाग सकते हैं, क्योंकि उनके लिए डिटेंशन सेंटर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश हिंसा पर मौलाना साजिद रशीदी ने एक विवादित बयान दिया। कहा, हिंदुओं की हत्या को लेकर के बयान देते हुए कहा कि दीपू ने इस्लाम के खिलाफ बोला, इस्लाम के खिलाफ बोलने पर दीपू को मारा गया। अब याद कीजिए, दीपू वो व्यक्ति जिसको बांग्लादेश के अंदर पेड़ से बांध करके मारते हुए जला दिया गया था। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब। बांग्लादेश में हिंदुओं से बर्बरता, लेकिन साजिद रशीदी को नहीं दिखता। हिंदू को पहले मारा और फिर जलाया। मौलाना बोले, इस्लाम के खिलाफ बोले। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हिंदू को मार रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, लटका कर आग के हवाले कर रहे हैं, उनके घरों पर धावा बोल रहे हैं। भारतीय दूतावास को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी को इसमें नरसंहार नहीं दिख रहा। बांग्लादेश में कट्टर और उन्मादी भीड़ ने एक हिंदू युवक को बीच सड़क पर लटकाकर जला दिया, सबके सामने आग लगा दी। हिंदुस्तान में आक्रोश की लहर दौड़ गई, विरोध मार्च हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन मौलाना साहब को इसमें भी इस्लाम दिखाई दे गया। मौलाना साहब के मुताबिक दीपू चंद्र दास ने इस्लाम के खिलाफ बोला, इसलिए उसे मारा गया। हालांकि वो इसकी निंदा करते हैं कि नरसंहार उसको कहते हैं एक कम्युनिटी को उसके हिंदू या मुसलमान होने के बेस पर उसको मारा जाए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्ल हुआ है वो इस बेस पर नहीं हुआ कि ये हिंदू हैं। वहाँ एक एजिटेशन हुआ, लोग सड़कों पे निकले, उसमें कुछ लोग भी मरे, उसको नरसंहार ही नहीं कहना। मौलाना साहब को गाजा दिखाई देता है, फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन हिंदुओं पर हो रहा जुल्म नहीं दिखता। कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना। उसको नरसंहार ही नहीं कहते। नरसंहार कहते हैं जैसे इजराइल फलस्तीन में निहत्ते मासूम बच्चों को मार रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान क्या अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक है ना? हाँ बोलिए, है कि नहीं है?
यहाँ 50 से 60 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंच कर दिया गया। आप इसको नरसंहार नहीं बोलेंगे? गाजा के मुसलमानों से आपका नाता है, लेकिन हमारा बांग्लादेश के हिंदुओं से नहीं। ये कैसे तर्क है? साजिद रशीदी जैसी सोच रखने वाले लोगों को ही कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब दिया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार किसी को नहीं दिखाई देते। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर पूरी दुनिया खामोश है। हैरान करने वाली बात तो ये कि हमारे मुल्क में भी एक तबका ऐसा है जो हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर अपना मुंह बंद रखता है या फिर मौलाना साहब जैसी सोच रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर धर्म के आधार पर चुनकर पहचान कर मारा जा रहा है। लेकिन जिस बीच बांग्लादेश के अंदर यह सब हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बदायूं से भी एक वैसा ही सनसनीखेज मामला सामने है। बदायूं में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक हिंदू छात्र को 3 छात्रों ने, जो मुस्लिम छात्र है, उसे जमकर पीटा गया। उसे बांग्लादेश में हिंदू हत्याकांड जैसे अंजाम भुगतने की धमकी तक दी गई। काफिले इधर आओ, ये कहते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने मॉब लिंचिंग के बाद हिंदू युवक दीपू दास को जिंदा जला डाला, वो भी सरेआम बीच सड़क पर। दुनिया में जिसने भी ये तस्वीर देखी वो कट्टरपंथियों की हैवानियत से कांप उठा। यूपी के सीएम योगी भी दीपू दास की हत्या पर भड़क उठे थे। निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। लेकिन अगले ही दिन यूपी से ऐसी खबर आई जो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी मानसिकता वाले कट्टरपंथी जमात का सबूत पेश करती है। बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले हुआ था, तुम लोग भूल गए। अभी एक मारा है, मैं वैसे ही तुम्हारा हाल करेंगे, यहाँ से बजाएंगे तुमको यहाँ से। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये सब कुछ हुआ सीएम योगी के राज्य उत्तर प्रदेश के बदायूं में, जहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्रों ने न सिर्फ एक हिंदू छात्र की बुरी तरह पिटाई की, बल्कि उसे काफिर कहते हुए बांग्लादेश के दीपू दास जैसा अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। बदायूं मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्र मुकेश का आरोप है कि 23 अक्टूबर को 3 मुस्लिम छात्रों ने उसके साथ मारपीट की। इस दौरान उसे बांग्लादेश में दीपू दास हत्याकांड जैसा हाल करने और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि मुस्लिम छात्र क्लास में हिंदू छात्रों को काफिर कहकर बुलाते थे। काफिले इधर आओ, ये कहते हैं। बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले हुआ था, तुम लोग भूल गए। अभी एक मारा है, मैं वैसे ही तुम्हारा हाल करेंगे, यहाँ से बजाएंगे तुमको यहाँ से, ऐसे बोल रहे थे वो लोग। मेरे साथ वालों को कल मारा है, परसों उसको मारा, फिर उसके साथ में मैंने कुछ उनका सपोर्ट किया था, फिर वो मेरे ऊपर हमला किया है उन्होंने। ये जो मुस्लिम लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये भी आगे चल के आतंकवादी ही बनेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनकी सोच ही आतंकवाद वाली है। ये चाहते ये हैं कि कोई भी हिंदू हो उसे हम दबा के रखें और वो हमारे कहने पर चले, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये बच्चे बहुत छोटी छोटी हाइट के हैं, ये बच्चे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, सभी बाहर के, और वो बच्चे यहाँ के लोकल हैं। योगी बाबा हमारे उत्तर प्रदेश में बैठे, इन काफिरों, इन लोगों को ये नहीं पता है कि बाबा की सरकार यहाँ, ये बांग्लादेश नहीं है, यह बांग्लादेश नहीं है। तुम्हारी जो भी ये फंडिंग आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं फंडिंग तो नहीं आ रही बांग्लादेश से, कि भारत में भी ऐसा करो जाकर। ये तीनों मुसलमान हैं बदनसीबी से, और बाकी तो आप जानते ही माहौल क्या चल रहा है। क्लासमेट में ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुसलमान होता है, और जहाँ एक बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ धर्म कुछ चीज़ नहीं, पहले इंसानियत होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाइयों आपसी मेल भाव बना हुआ है, उसको ये बिगाड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल हम होने नहीं देंगे। मेडिकल कॉलेज में मारपीट और धमकी की शिकायत के बाद योगी फोर्स एक्शन में है। पुलिस तीनों आरोपी छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कैसे स्ट्राइक की जा रही है, उसकी एक झलक, उसकी एक तस्वीर दिखाता हूं आपको। पिछले 1 हफ्ते से गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज है, और इसी को लेकर के गौ तस्कर खौफ में भी। मेरठ में गौ तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को इतना पीटा गया कि उसका एक हाथ तक टूट गया। क्या हुआ है मेरठ में, उसकी रिपोर्ट आज आप जरूर देखें। यूपी को अपराधियों से मुक्त कराने के लिए सीएम योगी का साल 2026 का प्लान और टारगेट फिक्स है, जिसका ट्रेलर पिछले 1 हफ्ते से दिख रहा है। प्रयागराज,
मुरादाबाद, देवरिया, शामली और गोरखपुर समेत कई जिलों में गो तस्करों के खिलाफ योगी फोर्स का एक्शन तेज हो गया है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, एक एक गो तस्कर का हिसाब हो रहा है। योगी फोर्स के इस एक्शन से गो तस्कर बौखलाए हुए हैं। मेरठ में गो तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिस शख्स को कपड़े फाड़कर बेरहमी से पीटा जा रहा है। सिपाही को बचाने पहुंचे दरोगा को भी नहीं बख्शा गया, उसे भी दबंगों ने दौड़ा कर पीटा और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए बैकअप फोर्स भेजनी पड़ी। मगर योगी फोर्स पर हमला करके गो तस्करों और उनके रहनुमाओं ने अपने लिए मुसीबत मोल ली। मेरठ पुलिस ने हमला करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनकी डेंटिंग पेंटिंग शुरू कर दी है। थाना मवाना में कल रात्रि में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उसके साथ मारपीट की है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो पीड़ित था उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान जो गिरफ्तारी के दौरान जो अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की। इस पर भी पुलिस ने उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की। इस बीच गो तस्करों के साथ दूसरे अपराधियों पर भी योगी फोर्स का एक्शन जारी है। मेरठ में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सहारनपुर में चोरी लूट को अंजाम देने वाले रहमान के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें रहमान योगी फोर्स की बुलेट का शिकार हो गया। उन्नाव में भी लूटपाट के आरोपी को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया और मथुरा में पुलिस ने रेप के आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन तस्वीरों से साफ है कि साल खत्म होने से पहले यूपी पुलिस ने अपराधियों के खात्मे के लिए टॉप गियर लगा दिया, यानी जितने अपराधी बच गए उनका भी टिकट कटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात लखनऊ के केजीएमयू की करते हैं, जहां धर्मांतरण का मामला सामने आया। धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक अब फरार है। पीड़िता को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में सीएम योगी ने पीड़िता से फोन पर बात की तो उधर धर्मांतरण के खिलाफ जगह जगह प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए। धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक फरार हो गया है। यूपी पुलिस उसे जगह जगह तलाश कर रही है। उधर पीड़िता को लगातार धमकियां मिल रही है, जिसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। उधर डॉक्टरों ने इस मामले की शिकायत वीसी से की है। डॉक्टर एसोसिएशन ने वीसी के सामने मोमबत्ती लेकर विरोध जताया और मामले की शिकायत की। वहीं पैथोलॉजी के एचओडी वाहिद अली पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। वाइस चांसलर ऑफिस में बात आई तो 1.5 से 2 दिन में सब निपट गया। उसके पहले पैथोलॉजी विभाग में कौन लोग हैं सर? ये इसको जांच की बिंदु में बिल्कुल तुरंत डाल दिया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि यदि वहीं पर आपके बात सामने आ जाए तो क्या इतना बड़ा आपकी बात से सहमत है। हो सकता है मेरी बात ये बात आपकी मान ली गई, इसको हम लोग जांच में डाल दे रहे हैं। पीड़िता महिला डॉक्टर केजीएमयू से एमडी पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। 17 दिसंबर को उसने दवा की ओवरडोज लेकर सुसाइड की कोशिश की। उसे गंभीर हालत में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। तब जाकर रमीज के इस खेल का पर्दाफाश हुआ। धर्मांतरण के लिए लड़कियों पर दबाव डालने वाला ये बहरूपिया लड़कियों को अपनी झूठी बातों में फंसाता था। रमीज शादीशुदा होकर भी खुद को कुंवारा बताता था, जबकि उसके पहले 2 शादियां हो चुकी हैं। फरवरी 2025 में उसने एक हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन कराकर शादी की थी। अब तीसरी रेजिडेंट डॉक्टर के धर्मांतरण की तैयारी में था, लेकिन उसका झूठ बेनकाब हो गया। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ लखनऊ के चौक थाने में यौन शोषण, धर्म परिवर्तन समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उधर जगह जगह रमीज मलिक का विरोध हो रहा है। हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को कैंसर से ज्यादा खतरनाक बताया है। भारत में कैंसर से ज़्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। उधर यूपी पुलिस की एक टीम डॉक्टर की तलाश में उत्तराखंड पहुंच गई है। योगी राज में ऐसे बहरूपिये ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएंगे, क्योंकि योगी फोर्स इनका अच्छे से इलाज करना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के कैंपस में एक टीचर की हत्या हुई। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब टीचर खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे। तभी बाइक से आए बदमाशों ने टीचर्स पर कई राउंड फायरिंग की और उनकी हत्या कर दी। एएमयू में मर्डर, चलेगा बुलडोजर। कैंपस में घुसे बदमाश,
योगी फोर्स को तलाश। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कैंपस गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एमयू कैंपस में गोली चलने से कैंटीन में मौजूद छात्रों में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच बाइक से आए बदमाशों ने टीचर के सिर में गोली मार दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई। घायल टीचर को फौरन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। और अभी टीम हमारी लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं, तो अतिशीघ्र जो भी दो बदमाश रहे उनको हम पकड़ लेंगे। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब टीचर अपने साथियों के साथ खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। तभी बाइक से दो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश के लिए योगी फोर्स एक्शन में आ गई। कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एमयू कैंपस में बाहरी लोगों के एंट्री की जानकारी ली जा रही है। अपराधियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं, माफिया हो या अपराधी या फिर बदमाश, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। अपराधी कहीं भी छिपे हो, योगी फोर्स किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात यूपी के ही सहारनपुर की, जहां अवैध कॉलोनीज बुलडोजर के टारगेट पर हैं। करीब 180 घर ऐसे जिनको अवैध घोषित किया गया सहारनपुर के अंदर, और उन्हीं पर अब बुलडोजर एक्शन हो सकता है। यूपी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन फुल रफ्तार में है। योगी का मैसेज साफ है कि कहीं भी अतिक्रमण होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। कब्जा गैंग पर योगी के प्रहार का अगला चैप्टर सहारनपुर में शुरू होने वाला है, जहां 1, 2 या 50, 100 नहीं बल्कि पूरी की पूरी कॉलोनी ही अवैध पाई गई है, जिस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। टीम योगी के मुताबिक इस साल 200 अवैध मकान चिन्हित हो गए। इनमें से करीब 180 मकान सील किए जा चुके हैं। अब तक 100 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है। और सहारनपुर प्रशासन का साफ कहना है कि अवैध निर्माण और कब्जा गैंग के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। कॉलोनियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें से लगभग 70 छोटी बड़ी कॉलोनियों को, ऐसा भी होता है कि कई बार तोड़ना पड़ता है क्योंकि फिर वो निर्माण का या विकास का प्रयास शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने तोड़ा है और लगभग 100 करोड़ से ऊपर की जमीन ऐसी होगी। सहारनपुर में टीम योगी की नजर सिर्फ अवैध मकानों और कॉलोनियों पर नहीं है, बल्कि सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने एक साथ 5 होटल्स को भी सील कर दिया है, जो नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए थे। इन 5 होटल्स के मालिक को पहले नोटिस जारी किया गया था और फिर सीलिंग की कार्रवाई की गई। जो अनधिकृत निर्माण है और अनधिकृत रूप से जो कॉलोनियां बनाने का प्रयास किया जाता है, उनको हम लोग ध्वस्त करते रहते हैं, चिन्हित करते रहते हैं और लोगों से अनुरोध भी करते रहते हैं कि जो कॉलोनियां या निर्माण है उनका मानचित्र स्वीकृत करा लें और लेआउट स्वीकृत करा लें और उसके बाद करें। इस वर्ष जैसा आपने पूछा तो लगभग 200 ऐसे निर्माण थे, 200 से अधिक ही थे जो चिन्हित थे, उसमें 180 के आसपास हम लोगों ने सील किया। जाहिर है यूपी में अवैध निर्माण और कब्जा माफिया के खिलाफ योगी सरकार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और योगी के आदेश की तामीर के लिए बुलडोजर सबसे मुफीद हथियार बन चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये होटल जो है गैरकानूनी तरीके से रन कर रहे थे और ये देखिए ये सील लगाई गई है, ये सील है, मैं कहूँगा गौरव से दिखाएं, इसको सील कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये अवैध तरीके से रन कर रहे थे और इसके कागजात जो है दुरुस्त नहीं थे, इसलिए विकास प्राधिकरण ने इन होटल्स को सील कर दिया है ताकि जो आगे की कार्रवाई की जा सके। अब बहुत से नागरिकों का कहना है कि वो खुद जाकर इसमें ऑफिस में दस्तावेज पेश करेंगे। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी और क्या कार्रवाई होती है। कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनुराग मिश्रा,
जी मीडिया सहारनपुर। और एक तस्वीर में आपको महाकाल की नगरी उज्जैन की दिखाने जा रहा हूं। उज्जैन में जुबैर नाम का एक आरोपी, हिंदू संगठनों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया गया और अब उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। लेकिन जुबैर ने ऐसा क्या किया? इस जुबैर ने न सिर्फ एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया, बल्कि उस नाबालिग लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बना। लड़की ने मना किया तो जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसा, उसको धमकियां। प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट के स्कूल हो, उनका चरित्र सर्टिफिकेट बनना चाहिए। जो मुस्लिम समाज है ये लगातार हमारी बच्चियों को बिल्कुल टारगेट कर रहा है। थाने का घेराव, सड़क पर चक्का जाम, तोड़फोड़ और आगजनी। महाकाल की नगरी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का यह गुस्सा भड़का है कट्टरपंथी जुबैर के खिलाफ, जिसने 16 साल की एक नाबालिग बच्ची से यौन शोषण की कोशिश की, वो भी उसके घर में घुसकर। मगर लड़की के शोर मचाने पर पहले तो उसके परिवार वालों ने जुबैर को पकड़ लिया और फिर वहां पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने इसकी जमकर पिटाई करते हुए सड़कों पर जुलूस भी निकाला। देश में जिहादी मानसिकता के लोगों ने लव जिहाद नाम का एक हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। उसमें एक मामला कल रात्रि को हमारे महिदपुर रोड में भी सामने आया, जिसमें एक जिहादी लव जिहाद का शिकार बनाने के इरादे से एक हिंदू भाई के, सनातनी भाई के घर में घुसा और उसने अपनी कुदृष्टि उस सनातनी बहन पर डाली। हैरानी इस बात की है कि बच्ची से बदसलूकी का आरोपी जुबैर उसके स्कूल की गाड़ी चलाता था। पीड़िता के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी स्कूल पहुंचाने और लाने का काम करता था। इसी दौरान जुबैर ने बच्ची को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। पहले चॉकलेट, रिंग और ब्रेसलेट दिया, फिर बस में उसके साथ बैड टच किया, यहाँ तक कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर यौन शोषण भी किया। यही नहीं, आरोप है कि जुबैर नाबालिग लड़की से शादी करने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाता था। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि जुबैर के मोबाइल में उसके फोटो और वीडियोस भी हैं, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, रेप और दूसरी धाराओं में केस दर्ज कर जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। अभी केवल जो फरियादिया है उसके साथ के उसके फोटोज अभी हम लोगों को बरामद हुए हैं, परंतु ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके फोन में और भी इस तरह के फोटोज होंगे जो उसके द्वारा संभवतः डिलीट कर दिए गए होंगे। तो हमारी जो साइबर की टीम है उसके द्वारा वो मोबाइल रिकवर किया गया और उसके साथ फोरेंसिक्स एनालिसिस किया जा रहा है और अगर इस तरह के कोई भी अन्य फोटोज पाए जाते हैं तो संबंधित फरियादिया से संपर्क करके उसके संबंध में भी एफआईआर प्रत्यक्ष से दर्ज की जाएगी। लेकिन हिंदू संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए आरोपी जुबैर के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से यही मांग करता है, ऐसे जिहादी का कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उसके घर को तोड़ा जाए और उसका महिदपुर रोड नगर में जुलूस निकाला जाए ताकि इस प्रकार के कुत्सित प्रयास भविष्य में कोई जिहादी ना कर सके। बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो और उनके मकान ध्वस्त हो और आगे की ऐसी कोई घटना इस हिंदू समाज पे नहीं हो, ऐसी हम इस प्रशासन से मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि हिंदू समाज इस हिंदू राष्ट्र के रूप में सुरक्षित रहे। फिलहाल साइबर टीम जुबैर के मोबाइल की जांच कर रही है। अगर उसके मोबाइल में पीड़ित लड़की के फोटो और वीडियो मिलते हैं तो उस पर अलग से मामला दर्ज होगा। यानी लव जिहाद की साजिश जुबैर के लिए बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मैं आपको सीधा बांग्लादेश की तस्वीरें दिखाता हूं, जो देखनी, समझनी, जिनके बारे में बात करना, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर माहौल ये है कि मानो वहां अल्पसंख्यक होना आपका एक गुनाह है। यूनुस के राज में पूरी दुनिया हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की इंतहा होते हुए देख रही है। लेकिन अब सिर्फ मामला हिंदुओं तक नहीं रहा। अब क्रिसमस के मौके पर ईसाई वहां के भी, वो भी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ चुके हैं। चर्च पर हमला किया जा रहा है और सच ये भी है कि कट्टरपंथियों को यूनुस सरकार के तख्तापलट का डर भी है और इसी से बौखलाकर वहां मौजूद हर अल्पसंख्यक को, हिंदू हो या ईसाई हो, उनको निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश का हर हिस्सा जल रहा है, कहीं आगजनी, कहीं तोड़फोड़ तो कहीं पर बवाल जारी है। ये 3 तस्वीरें देखिए, कैसे बांग्लादेश में सरेआम हिंसा हो रही है। हिंदू को जलाया जा रहा है, चर्च पर हमले हो रहे हैं, कट्टरपंथी हर जगह बवाल कर रहे हैं। मीडिया के कैमरों के सामने रो रहा ये शख्स भी कट्टरपंथियों के हमले का शिकार हुआ।
बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदू बल्कि ईसाई अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्रिसमस से एक दिन पहले ढाका में चर्च पर बम फेंके गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। अपनों को खोने का परिजन मातम मना रहे हैं। इनका रो रो कर हाल बेहाल है। ढाका से कट्टरपंथियों की करतूत की एक नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर ढाका यूनिवर्सिटी की है, जहां इस कट्टरपंथी ने जमकर तोड़फोड़ की है। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए कैंटीन में लगातार बेखौफ होकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश कहां जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की बौखलाहट की ये 3 तस्वीरें देखिए। कहीं कैंटीन तोड़ी जा रही है, कहीं यूनिवर्सिटी के गेट पर लगे पोस्टर पर लात मारी जा रही है, कहीं गाड़ियों पर स्टंट की सनक में सड़क पर धड़ाम हो जा रहे हैं। उधर यूनुस सरकार दीपू दास के हत्यारों को गिरफ्तार करके भले ही कार्रवाई का दिखावा कर ले, लेकिन सच सबको मालूम है कि कैसे पुलिस ने दीपू को कट्टरपंथियों के हवाले किया था। इसके बाद कट्टरपंथियों ने दीपू की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, इन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को फूंक डाला था। बांग्लादेश में जहां एक तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया संस्थानों को मिल रही धमकियों का सिलसिला नहीं थम पा रहा। कट्टरपंथी झुंड बनाकर मीडिया संस्थानों में घुस रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। ग्लोबल टीवी की पत्रकार नाजनीन मुन्नी को धमकी मिली है, अगर उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा तो ऑफिस को आग लगा दी जाएगी। इससे पहले देश के प्रमुख अखबार प्रोथमालो के कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई, तो वहीं द डेली स्टार के कार्यालय में आगजनी हो गई। मतलब साफ है कि बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहाँ न हिंदू सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, और यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को खुली छूट देकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है। क्या बांग्लादेश का सियासी भूगोल यानी राजनीतिक भूगोल बदलने वाला है? क्या बांग्लादेश के केयर टेकर मोहम्मद यूनुस की सत्ता का रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो चुका है? और उससे भी बड़ा एक और सवाल कि क्या बांग्लादेश के हालात सुधरने वाले हैं? ये सारे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व सीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 सालों के बाद घर वापसी, देश वापसी करके बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें जरा देखिए, तारिक रहमान के आते ही जो तस्वीरें सामने आई वो हालातों को लेकर कई और बड़े सवाल भी खड़े कर रही हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथ का चैप्टर 2। यूनुस लैंड में 17 साल बाद रहमान रिटर्न। केयर टेकर का पत्ता साफ, रहमान करेगा राज। बांग्लादेश की सड़कों पर एक बार फिर कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ उतरी। ढाका की सड़कों पर कट्टरपंथियों का जोश एक बार फिर हाई था, और वजह थी तारिक रहमान की वापसी। हिंदुओं के लिए नर्क बन चुके बांग्लादेश में तारिक रहमान ने 17 साल बाद कदम रखा तो बांग्लादेश का सियासी भूगोल भी अपनी चाल बदलता नजर आने लगा। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 6314 दिन बाद 60 साल के तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान के साथ विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से ढाका पहुंचे। तारिक रहमान के एयरपोर्ट से निकलते ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने झंडों, नारों और लाखों समर्थकों की भीड़ दिखाकर यूनुस को अपनी ताकत दिखा दी। अपने वतन वापस लौटे तारिक ने भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो में बता दिया कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है उसे लेकर वो कितने खुश हैं। आपको बता दें कि तारिक रहमान ने 1988 में बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री की थी। 2004 में तारिक पर आवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमला कराने का आरोप लगा। ग्रेनेड हमले के आरोप में तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 2007 तक तारिक पर कुल 84 मामलों में सजा सुनाई गई थी। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे, लेकिन अब 17 साल बाद पीएम बनने का सपना लेकर तारिक बांग्लादेश लौटे। सड़क पर अपनी राजनीतिक ताकत की नुमाइश की, अपनी सोच की पहली कड़ी सामने रखी और तारिक रहमान की एंट्री ने मोहम्मद यूनुस के परमानेंट पीएम बनने के ख्वाब को गहरा धक्का दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया की उम्र 80 साल की हो चुकी है और वो बहुत बीमार चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रहमान अगले पीएम के दावेदार हो सकते हैं। कहा जाता है कि जब उनकी मां खालिदा जिया सत्ता में थी तब तारिक रहमान देश के असली नेता माने जाते थे, लेकिन सत्ता बदली तो वो देश से भाग गए और अब जब शेख हसीना सत्ता में नहीं है तो वो वापस लौट आए हैं। बांग्लादेश की सियासत में फिलहाल शेख हसीना चैप्टर बंद हो चुका है। उनकी पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है या फिर भगाया जा रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश को जहन्नुम बनाने वाले मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथियों की हालत खराब है, क्योंकि सत्ता में तारिक जिस भी सोच के साथ आए पुराने खिलाड़ियों को आउट करके ही मानेंगे।
यानी बांग्लादेश की सियासत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और नया साल बांग्लादेश के भविष्य को किस दिशा में लेकर जाएगा ये भी जल्द तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 17 सालों के बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी हुई तो तारिक रहमान को देखने, तारिक रहमान से मिलने के लिए ढाका में लाखों लोग उमड़ आए। भीड़ हो गई, भीड़ बेकाबू होने लगी। भीड़ को काबू में करने के लिए बांग्लादेश पुलिस की हालत खराब हो गई। आखिर में बांग्लादेश की आर्मी को भीड़ पर डंडे चलाना शुरू करना पड़ा। तारिक समर्थकों पर डंडे चल रहे हैं और आप तस्वीर देखिए, समझ सकते हैं कि अब क्या बांग्लादेश में हाल हो चुका। लेकिन एक खुलासा आपको याद दिलाऊं, ये खुलासा पहले हो चुका है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ को जिहाद का डोज पाकिस्तान से मिल रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं उसका सरगना सिर्फ एक है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर। लेकिन अब इस साजिश की अगली किश्त क्या है? अगली किश्त में खुलासा ये कि आसिम मुनीर ने ISI को एक्सपोज कर दिया और अब हिंदुस्तान ने भी पाकिस्तान की अक्ल को ठिकाने लगाने की तैयारी की। बांग्लादेश में मचा घमासान, साजिशों में जुटा पाकिस्तान। ISI का 7 सिस्टर प्लान, आतंक का अंत करेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान आतंक और साजिशों का दूसरा नाम है। सीधी लड़ाई में पाकिस्तान हर बार भारत के हाथों पिटा है और हर बार आतंकी साजिशों के जरिए हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश करता है। इस बार बांग्लादेश को मोहरा बनाकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंक के 2 फ्रंट वॉर की साजिश में जुटा है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। इस बार पाकिस्तानी आतंकियों के निशाने पर है हिंदुस्तान के पूर्वोत्तर राज्य। जानकारी के मुताबिक ISI बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकियों के घुसपैठ की साजिश रच रहा है। घुसपैठ की साजिश असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल के रास्ते से रची गई है। उल्फा जैसे आतंकी संगठनों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश हो रही। बांग्लादेश में गरीब कट्टरपंथियों को लालच देकर टेरर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों का ब्रेन वॉश कर जिहाद के लिए भारत भेजने की साजिश भी चल रही है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ कट्टरपंथी संगठनों को फंड और हथियार देकर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। जांच एजेंसियों ने यह भी कहा है कि कुछ लोकल आतंकी संगठन ISI की मदद से सीमावर्ती राज्यों में एक बार फिर से आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ हथियारों की सप्लाई, हवाला के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन और रेडिकलाइज कर लोगों की भर्ती की प्रक्रिया करने की भी साजिश लगातार आतंकियों द्वारा चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मुनीर का शातिर दिमाग और ISI का जहरीला नेटवर्क काम कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसा का मोहरा रह चुका नेशनल सिटीजन पार्टी का कट्टरपंथी हसन अब्दुल्ला हिंदुस्तान के 7 सिस्टर के खिलाफ क्यों बोल रहा है, उसकी वजह भी समझिए। दरअसल 7 सिस्टर्स भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा सीधे बांग्लादेश से लगती है, जिससे ये इलाका रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इस इलाके को आतंकी संगठन घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। जो मैंने देखा है बांग्लादेश और असम का जो बॉर्डर है या बांग्लादेश भारत का जो बॉर्डर है, लगभग 85% फेंस कर दिया गया है। 15% बचा है जो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन वो भी हो जाएगा। पूरी फेंसिंग हो जाएगी। फिर ये जो आतंकी वहाँ घुसे हुए हैं और जो बांग्लादेशी इलीगली गैर कानूनी तरीके से भारत में आते हैं, कहीं बहुत को तो निकाल दिया है, वो फिर नहीं आ पाएंगे। पाकिस्तान की साजिश को कुचलने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा की चौकसी बढ़ा दी गई है। BSF को ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है और बांग्लादेश बॉर्डर के पास हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI बांग्लादेश के अंदर ये जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खुद के मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। BLA बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, इन दोनों के अटैक से पाकिस्तान की आर्मी की हालत खराब है। आपको तस्वीरें याद होंगी जब पाकिस्तान की आर्मी की पतलूनों को लटका करके 10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं और इस डबल अटैक से पाकिस्तान कैसे निपट रहा है या निपट सकता है, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, जिस बात को दुनिया दशकों पहले मान चुकी है, उस बात पर पाकिस्तान के नामचीन पत्रकार अपनी मुहर लगा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के पागलपन के आंकड़ों में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। हामिद मिर्जा भले ही आज इस बात का ऐलान कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान के आवाम से लेकर मुल्ला मौलवियों तक को गरीबी, गुर्बत और गफलतों ने बहुत पहले ही पागल बना दिया था। समझ रहे हैं पाकिस्तान में किस हद तक पागलपन चल रहा है?
वैसे पाकिस्तानियों की दिमागी हालत ऐसी क्यों है, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। कराची में आयोजित 26वें अंतर्राष्ट्रीय मानसिक रोग सम्मेलन के दौरान जमा हुए एक्सपर्ट्स ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की तकरीबन 34% आबादी किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी से जूझ रही है। पाकिस्तान में बीते साल मानसिक तनाव से जुड़ी 1000 से ज्यादा आत्महत्याएं दर्ज हुई हैं, जो मुल्क के बदतर हालात बयां करती है। एक्सपर्ट ये भी दावा करते हैं कि पाकिस्तान की 10% आबादी नशे की आदी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में खास तौर से महिलाएं तेजी से डिप्रेशन की चपेट में आ रही है। आर्थिक संघर्ष, सामाजिक दबाव और बार बार आने वाली आपदाओं ने पाकिस्तानियों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला है। यूं तो पाकिस्तान में 8 करोड़ लोगों के मानसिक रूप से बीमार होने की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान की पूरी 25 करोड़ आवाम ही पागलपन का शिकार है। वैसे मानसिक रूप से बीमार हो चुके पाकिस्तान के लिए अब ये समस्या आदत बन गई है।